हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और इसके लिए मैंने 45 क्वेश्चंस यहां पे सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपके आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए या इसके अलावा भी कोई अन्य परीक्षा जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दिया गया है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14-14 या 16-12 मात्राओं पर यति होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले सवैया। सवैया की बात करते हैं तो ये जो है वर्णिक छंद होता है। वर्णिक छंद जिसमें वर्ण गिने जाते हैं और मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं। तो रोला, हरगीतका, दोहा ये सब जो है मात्रिक छंद है और सवैया जो है वर्णिक छंद हो जाएगा। इसमें जो है 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 22 से लेकर के 26 वर्ण तक हो सकते हैं, क्योंकि सवैया जो है कई तरह का होता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा प्रकार है सवैया का, तो उसके अनुसार 22 से लेकर के 26 वर्ण तक इसमें हो सकते हैं। रोला की बात करते हैं तो ये जो है इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में, और इसकी 11वीं और 13वीं मात्रा पर क्या होता है, यति यानी कि विराम। हरिगीतिका की बात करते हैं तो हरिगीतिका इसमें जो है प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 4 चरण इसमें भी होती है, 28 मात्राएं होती हैं हर चरण में, 4 चरण और 28 मात्रा। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है प्रत्येक चरण में जो 14वीं मात्रा होती है, 14वीं या 16वीं और 12वीं मात्रा पर क्या होता है, यति यानी कि विराम होता है। और इसके अलावा हरिगीतिका में जो है अंत में क्या होता है, गुरु। इसमें जो है अंत में गुरु होता है, गुरु यानी कि ये वाला सिंबल। और लघु ये वाला होता है जो 1 मात्रा के बराबर होता है लघु, और गुरु जो है 2 मात्रा के बराबर होता है। तो हर गीतिका में अंत में क्या होता है, गुरु होता है। और दोहा की बात करते हैं तो दोहा इसमें जो है इसमें भी 4 चरण होते हैं। विषम चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हरगीतिका। और हरगीतिका के बारे में एक बात और याद रखेंगे कि अगर हरगीतिका को आप 4 बार लिखते हैं तो ये हरगीतिका छंद बन जाता है। हरगीतिका अगर आप 4 बार लिखेंगे तो ये हरगीतिका छंद बन जाएगा, क्योंकि हरगीतिका में आप देखेंगे ये जो है हा में हो गया 1 मात्रा यानी कि लघु, और यहाँ पे भी री में भी लघु हो जाएगा, और गी में जो है गुरु हो जाएगा, यहाँ भी लघु यहाँ गुरु। तो 1 2 2 4 1 5 2 7 मात्रा हो गई हरगीतिका में। और 4 बार लिखेंगे तो 7 चौक 28 मात्रा पूरी हो जाएगी। और हरगीतिका में जो है एक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से हरगीतिका अगर आप 4 बार लिखते हैं तो क्या हो जाता है, हरगीतिका छंद बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हरगीतिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताना है। अगर हम सर्वनाम की बात करते हैं तो इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले जो है पुरुषवाचक में भी जो है इसके 3 भेद हो जाते हैं। एक जो है उत्तम पुरुष, एक जो है मध्यम, और एक जो है अन्य पुरुष। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा निश्चयवाचक, और तीसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में ये है या वो ये सब आ जाते हैं, जैसे ये लड़का वो लड़की। अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ आ जाता है। और इसके अलावा संबंधवाचक हो जाएगा। संबंधवाचक में जो है जो सो या जिसकी उसकी ये सब आ जाते हैं। जो बोओगे सो काटोगे, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो 2 बातों के बीच संबंध दर्शाते हैं वो जो है संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। और इसके अलावा जो है हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इसमें जो है स्वयं या आप या खुद ये सब आ जाते हैं। और लास्ट हो जाएगा 6वां प्रश्नवाचक में जो है क्या या जो है क्या, कौन, कहाँ ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो मैं ये जो है पुरुषवाचक में हो जाएगा। और कौन सा पुरुषवाचक? तो उत्तम पुरुषवाचक। मैं और हम जो है उत्तम पुरुषवाचक होते हैं।
वो, ये भी जो है पुरुषवाचक में आएगा, और ये जो है किसमें, ये अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा। जो, ये जो है संबंधवाचक में आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कोई या कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सत्कर्म होगा, या संगति, या सदाशय, या इनमें से कोई नहीं। तो सत्कर्म, इसमें जो है सत उपसर्ग है, सत और कर्म मिलाकर के बन जाता है सत्कर्म। संगति, तो यहाँ पे जो है सम उपसर्ग हो जाएगा, सम उपसर्ग, सम धन गति बन जाता है संगति। सदाशय, तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ भी सत हो जाएगा, सत धन आशय बन जाता है सदाशय। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, संगति। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनना है। व्यालु, तो व्यालु जो है सर्प का पर्यायवाची नहीं होता, भुजंग होता है, उरग होता है, व्याल होता है, व्यालु नहीं होता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे व्याल, भुजंग और उरग, ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे व्याल और भुजंग तो होता है, लेकिन कौशिक की बात करते हैं तो कौशिक जो है इंद्र का भी होता है, और कौशिक जो है उल्लू का भी पर्यायवाची होता है। और यहाँ पे अलग दिया गया है, तो अलग होता है बाल का, बाल या केश। बाकी भुजंग और उरग तो सर्प के होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन में व्याल, भुजंग, उरग, और इसके अलावा जो है सर्प के पर्यायवाची की बात करेंगे तो अही हो जाएगा, अही या फणी, और इसके अलावा पन्नग और दुजी। तो ये सब जो है हो जाते हैं सर्प के पर्यायवाची। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो नीलकंठ में समास आपको बताना है, क्या होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। तो नीलकंठ, इसका समास विग्रह क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, और नीला कंठ किसका होता है, शिव जी का, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास यहाँ पे हो जाएगा। बहुव्रीहि समास जहाँ पे किसी पद की प्रधानता नहीं होती, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि जो सामासिक पद है वो एक अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है या अन्य पद की ओर इशारा करता है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो नील और कंठ, नीला और कंठ, इसमें जो है कोई पद प्रधान नहीं बल्कि शिव जी की यहाँ पे प्रधानता है। तो जहाँ पे दोनों पद किसी और अर्थ की ओर इशारा करेंगे वहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा। जैसे कि नीलकंठ हो जाता है, या जो है गजानन, गजानन यानी कि हाथी के जैसा मुख है जिसका, कौन हो जाता है, गणेश जी। तो यहाँ पे भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। या पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु या कृष्ण, तो ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्र है जिनके हाथ में, पाणी मतलब हाथ, चक्र है जिनके हाथ में अर्थात विष्णु या कृष्ण, तो ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती, तो ये भी जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है भारत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 11, 8 या 9 या 10। तो अगर रसों की संख्या पूछ ली जाए आपसे तो आप बताएंगे 9, लेकिन अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 8। भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या है 8। और वो कौन कौन से रस हैं? तो सबसे पहले तो आपका हो जाता है श्रृंगार, श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है, रति। और दूसरा हो जाएगा करुण, करुण रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक। और तीसरा हो जाएगा अद्भुत, अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव क्या हो जाता है, विस्मय। चौथा आपका हो जाएगा रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। और पांचवा आपका हो जाएगा वीर रस, वीर रस का उत्साह हो जाएगा स्थायी भाव। और छठवां रस हो जाएगा हास्य, जिसका स्थायी भाव क्या होगा, हास या हंसी। सातवां हो जाएगा भयानक, भयानक रस जिसका स्थायी भाव क्या होगा, भय। और आठवां हो जाएगा विभत्स रस जिसका घृणा या जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव हो जाएगा। और नौवां हो जाएगा, तो ये 8 तो हो जाते हैं भरत मुनि के अनुसार। और नौवां रस जो है शांत रस, शांत रस जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद।
और शांत रस जो है इसके बारे में किसने बताया? तो शांत रस के बारे में बताया था अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त, इन्होंने शांत रस के बारे में बताया था। लेकिन इसके अलावा भी 2 रस और हैं, वो कौन कौन से हैं? तो 10वां हो जाता है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव होता है स्नेह, और 11वां हो जाता है भक्ति रस, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग। लेकिन ये दोनों जो है श्रृंगार रस के अंदर ही मान लिए जाते हैं, श्रृंगार के अंग के रूप में मान लिए जाते हैं। तो इसलिए रसों की संख्या पूछी जाएगी तो 9 बताएंगे, भरत मुनि के अनुसार 8 बताएंगे, ठीक है। और वैसे तो 11 रस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि के अनुसार ऑप्शन बी, 8 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? कारण, लोहा, बंदर, दूध। तो दूध ये जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? दुग्ध। बंदर, बंदर भी तद्भव होगा, इसका तद्भव क्या होता है? सॉरी, तत्सम इसका होता है वानर। लोहा, तो लोहा का तत्सम होता है लौह। तो ये तीनों तो तद्भव थे। कारण की बात करते हैं तो कारण जो है ये तत्सम है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, कारण। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पे जो है दिया गया है मिल, तो मिल तो जो है नहीं होगा। आप, लाप या आप, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा आप। मिल में जो है अगर आप प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है मिलाप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इसका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा आप प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन हो जाएंगे? तो विलाप हो जाएगा, विलाप, अलाप या प्रलाप या कलाप। तो ये सब जो है कुछ हो जाते हैं आप प्रत्यय से बनने वाले शब्द। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दीर्घ और विवृत स्वर कौन सा है? तो दोस्तों स्वर जो है कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक तो आपका हो जाता है हर्ष स्वर, ह्रस्व स्वर। तो इसमें जो है कौन कौन से आते हैं? जिनमें कम टाइम लगता है, जिनका उच्चारण करने में बिल्कुल कम समय लगता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री, ये जो है हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो जिनमें हर स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। तो इसमें जो है जो बाकी बचे, बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ओ और ए और ओ और औ, तो ये हो जाते हैं दीर्घ स्वर। और एक जो है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर जो है क्या होते हैं? तो प्लुत स्वर का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो ये सिंबल जहाँ पे लगा देते हैं तो वो बन जाता है प्लुत स्वर। जैसे कि यहाँ पे ये सिंबल लग गया और माँ, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। और इसमें जो है हर स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। तो ओम, इसको ओम नहीं पढ़ेंगे बल्कि ओम थोड़ा टाइम दे करके पढ़ेंगे। या राम, तो यहाँ पे जो है राम इस तरह से टाइम दे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लुत स्वर का सिंबल हो गया, और ये जो है हर स्वर से 3 गुना समय लेता है। तो ये जो है 3 प्रकार होते हैं। तो दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा हो जाएगा? आ भी हो जाएगा, ओ भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, और छोटा आ नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे दीर्घ भी होना चाहिए, विवृत स्वर भी होना चाहिए। तो विवृत स्वर जो है कौन से होते हैं? तो अगर हम बात करते हैं स्वरों की विवर के आधार पर, या हम कह सकते हैं मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर जो है स्वर 4 तरह के होते हैं। एक जो है हो जाएगा आपका समृत स्वर। तो समृत स्वर क्या होते हैं? जिसमें मुख लगभग बंद होता है, मुख लगभग बंद। तो इसमें जो है दोनों ई आ जाते हैं, छोटी ई और बड़ी ई, और इसके अलावा दोनों ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये जो है समृत हो जाएंगे। समृत के बाद हो जाएगा अर्ध समृत, अर्ध समृत। तो इसमें जो है समृत से थोड़ा ज़्यादा खुला रहता मुख, समृत से थोड़ा खुला, समृत की अपेक्षा थोड़ा खुला होगा मुंह। तो इसमें जो है आपका आ जाएगा ओ और ए, और तीसरा हो जाएगा विव्रत। तो विव्रत में जो है एक ही स्वर आता है, और इसमें जो है मुख क्या होता है? सर्वाधिक खुला, मुख सर्वाधिक खुला। तो इसमें जो है एक ही स्वर आ जाता है, बड़ा आ। तो इसमें जो है मुंह आपको सबसे ज़्यादा खोलना पड़ता है। और चौथा हो जाता है अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। तो इसमें जो है विव्रत की अपेक्षा थोड़ा कम खुला, विव्रत
से थोड़ा कम खुला। तो इसमें जो बाकी बच जाएंगे कौन कौन से, तो छोटा आ हो जाएगा और इसके अलावा ए बच गया, ए और औ, और एक इसके अलावा आगत स्वर हो जाएगा औ। तो ये सभी आ जाते हैं अर्ध विव्रत में। तो विव्रत यहाँ पे जो है एक ही होता है, बड़ा आ, और यही जो है इसका राइट आंसर होएगा। ओ की बात करते हैं तो ओ हो जाएगा अर्ध समृत, ए भी अर्ध समृत हो जाएगा, और छोटा आ हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा अर्ध विव्रत। तो फिलहाल यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है। तो उपेंद्र वज्रा ये जो है कैसा छंद है, मात्रिक सम छंद या वाणिक छंद या मात्रिक अर्धसम या विषम छंद। तो दोस्तों छंद जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक जो है मात्रिक छंद जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, गुरु और लघु मात्राएं होती हैं, और वाणिक छंद होते हैं जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। तो उपेंद्र वज्रा ये जो है वाणिक छंद है, इसमें वर्ण गिना जाता है, और इसमें जो है प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। वर्ण कैसे गिना जाता है, तो इसके लिए जो है मैं अगला जो वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन ले आऊँगा जिसमें वर्ण गिनना आपको डिटेल से बताऊँगा, क्योंकि मात्रा गिनने वाला क्वेश्चन तो मैं ला चुका हूँ। वर्ण कैसे गिनते हैं इसके लिए जो है मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन ले आऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पे उपेंद्र वज्रा ये जो है वाणिक छंद हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, उस योजना का डैश तैयार किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, स्वरूप या प्रारूप या रूपरेखा या कार्यक्रम। तो दोस्तों योजना का जो है क्या तैयार किया जाता है, प्रारूप। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, उस योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। दिया गया दृष्टा, तो क्या ये दृष्टा सही लिखा हुआ है, तो दोस्तों दृष्टा यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। दृष्टा की सही वर्तनी होते हैं ये। इसी तरह सृष्टा इस तरह से लिख करके आता है जो कि अशुद्ध होता है। सृष्टा जो है ये भी इसी तरह लिखा जाएगा, सृष्टा। कवियत्री, तो कवियत्री भी गलत है, कवियत्री होता है, ये जो है सही वर्तनी है। तदोपरांत, तो तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, प्रतिदर्श। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब ये है, आयो आयो सुनत ही स्यो सर्जा तब नाम, बैर नारी दृग चलन जलन सो बूढ़ी जाति अर्गाम। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति, अत्युक्ति, उत्प्रेक्षा या अपहनोति। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा इसका आंसर होगा, आयो आयो सुनत ही स्यो सर्जा तब नाम, यानी कि स्यो के आने का समाचार सुन करके ही बैर नारी यानी कि जो दुश्मन नारियां हैं, द्रग जलन सो उनके आंखों के जल यानी कि पानी से, यानी कि उनके आंख से जो आंसू हैं उनके आंसुओं से बूढ़ी जाति अरिगाम, बूढ़ी जाति यानी डूब जाते हैं, अरिगाम यानी दुश्मन के गांव। तो शिव जी के आने का समाचार सुन करके जो बैरी स्त्रियां हैं उनके आंसुओं से जो बैरी दुश्मन गांव हैं वो सब क्या होते हैं, डूब जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे आराम से बता सकते हैं कि कौन सा अलंकार होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अतिशयोक्ति, जहाँ पे किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके बताया जाएगा वहाँ पे अतिशयोक्ति हो जाएगा। अब यहाँ पे स्त्रियों के आंसुओं से जो है गाँव के गाँव डूबे जा रहे हैं, तो ये तो बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, तो इसलिए अतिशयोक्ति यहाँ पे हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के पत्र में लिखा जाता है, इस सामग्री को अमुक तिथि तक प्रकाशित करें। दे रहे हैं राजपत्र, पृष्ठांकन, मित्र व्यय पत्र या प्रेस विज्ञप्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रेस विज्ञप्ति। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, तो सरकार के किसी विभाग द्वारा अगर जनता के बीच कोई निर्णय या सूचना को अगर प्रसारित करवाना होता है तो जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है अखबार में, तो उसको प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज बोलते हैं। और इसमें जो है इस सामग्री को अमुक तिथि तक प्रकाशित करें, ऐसा जो है लिखा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है प्रेस विज्ञप्ति। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, मूल प्रति अथवा उनकी प्रतिलिपि जिस विभाग को प्रेषित की जाती है उसे क्या कहते हैं। पृष्ठांकन या परिपत्र या प्रस्ताव या प्रेस विज्ञप्ति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पृष्ठांकन। पृष्ठांकन जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट। तो ये क्या होता है, तो जब किसी पत्र की नकल या प्रतिलिपि अगर सूचना के लिए या आवश्यक कार्यवाही के लिए या किसी राय के लिए या टिप्पणी के लिए या संक्षिप्त निर्देश के साथ किसी दूसरे अधिकारी को भेजा जाता है या किसी विभाग को भेजा जाता है,
तो उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठांकन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है मूल प्रति अथवा उनकी प्रतिलिपि जिस विभाग को प्रेषित की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठांकन। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, उपरोधन उक्त या उपरधन उक्त या ऊपरी धन उक्त या ऊपरी धन उक्त। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपरी धन उक्त। और यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण संधि यहाँ पे हो जाएगी। यण संधि का रूल क्या होता है, तो अगर छोटी ई हो या बड़ी ई, इसका मेल अगर किसी अन्य स्वर से होगा, अन्य स्वर से होगा तो क्या बनेगा, या बन जाएगा। इसी तरह छोटा ओ या बड़ा ओ का मेल होगा अन्य स्वर से तो बन जाएगा वा, और री का मेल होगा अगर अन्य स्वर से तो क्या बनेगा, रा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऊपरी धन उक्त, तो इधर क्या है छोटी ई और इधर क्या है ऊ, तो ई का मेल हुआ अन्य स्वर से तो क्या बनेगा, या बनेगा। लेकिन अगर इधर ऊ है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी तो उपरयुक्त हो जाता है। ऊपरी धन उक्त क्या हो जाएगा, उपरयुक्त, क्योंकि यहाँ पे यू हो जाएगा। और यण संधि आप आराम से पहचान सकते हैं, इसमें जो है या आएगा और उसके पहले आधा अक्षर आएगा। जहाँ पे या के पहले आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, यण संधि। तो यहाँ पे या के पहले आधा रा है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यण संधि। और इसी तरह जैसे कि इति धन आदि, इति धन आदि, तो यहाँ पे ई है छोटी ई और यहाँ पे आ, तो क्या बन जाएगा, या बनेगा। और लेकिन आ की मात्रा है तो यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा। अब यहाँ से स्वर चला गया टी से तो आधा ता बचेगा और यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी और डी इत्यादि। या जो है एक जो है वा वाला ले लेते हैं, अनु धन ईक्षण, तो यहाँ पे छोटा ऊ है और इधर बड़ी ई, ऊ का मेल अन्य स्वर से होगा तो क्या बनेगा, वा बनेगा। तो ऊ और ई क्या बन जाएगा, वा, और ई है तो ई की मात्रा लग जाएगी, वी बन जाएगा। ऊ प्लस ई बन जाएगा वी, तो अनुधन ईक्षण क्या बन जाएगा, अन्वीक्षण। और एक जो है री वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मात्र धन उपदेश, तो यहाँ पे जो है री है त्रा में और यहाँ पे ऊ, री का मेल होगा ऊ से तो क्या बनेगा, यहाँ पे रा बन जाएगा तो रू बन जाएगा। तो यहाँ पे मात आधा ता बनेगा और रू, मात रू देश, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन ये आधा ता और रा मिलाएंगे तो त्रु बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मिला के लिखेंगे तो मातृपदेश, मातृ धन उपदेश क्या बन जाएगा, मातृपदेश। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, खाक डाले चांद नहीं छुपता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। खाक डाले चांद नहीं छुपता, चांद का निकलना ये नहीं होगा, छोटे होकर बड़ा काम करना ये भी नहीं होगा, सीमित साधनों से काम चलाना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, अच्छे व्यक्ति की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। खाक डाले चांद नहीं छुपता, तो इसके लिए जो है अच्छे व्यक्ति की निंदा करने से कुछ नहीं बिगड़ता, बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होगा, हास रस या शांत रस या करुण रस या रौद्र रस। तो विकृत आकार या वेश या बोली या चेष्टा या व्यवहार आप देखेंगे तो क्या होगा, हंसी आएगी आपको। तो किसी का अगर विकृत चेहरा देखेंगे या वेशभूषा ऐसी देखेंगे अजीब सी, या बोली अगर वो अजीब सी बोल रहा होगा, चेष्टा अजीब सी कर रहा होगा, व्यवहार उसका अजीब सा होगा, तो क्या होगा, हंसी आएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, हास्य रस। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण है, विशेषण आपको पहचानना है कौन सा है। तो विशेषण पहचानने के लिए आप इसके साथ संज्ञा लगा करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो लंबाई के साथ संज्ञा लगाइए, जैसे कि लंबाई व्यक्ति, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, लंबा व्यक्ति हो सकता है, लंबा विशेषण हो सकता है, तो ये जो है लंबाई भाववाचक संज्ञा है न कि विशेषण। बुढ़ापा, तो बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है, बुढ़ापा व्यक्ति कहेंगे तो सेंस बनेगा नहीं, ये जो है भाववाचक संज्ञा है। और समझ, तो समझदार व्यक्ति हो सकता है, समझ, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। शांत, यहाँ पे राइट आंसर है शांत व्यक्ति, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और ये कैसा विशेषण होगा, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं।
एक तो जो है गुणवाचक हो जाता है, परिमाणवाचक जो है परिमाण का बोध कराते हैं यानी मात्रा का बोध कराते हैं, और तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक जो संख्या का बोध कराते हैं, और चौथा हो जाएगा सार्वनामिक। सार्वनामिक तो ऐसे सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करते हैं वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है, ना संख्यावाचक है शांत और ना परिमाणवाचक है, तो गुणवाचक इसका राइट आंसर रहेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो काल आपको बताना है कौन सा काल है यहाँ पे, पूर्ण वर्तमान काल, तो वर्तमान काल तो यहाँ पे है नहीं, सामान्य वर्तमान काल भी नहीं होगा क्योंकि वर्तमान काल नहीं है, पूर्ण भूतकाल, तो पूर्ण भूतकाल भी यहाँ पे नहीं होगा, अपूर्ण भूतकाल भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन सारे गलत दिए गए हैं। यहाँ पे सामान्य वर्तमान की जगह सामान्य भूत कर लीजिए, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सामान्य भूतकाल यहाँ पे हो जाएगा। सामान्य भूतकाल में क्या होता है, लास्ट में ता था या ती थी या ते थे या आया गया, ये सब आ जाते हैं, आया गया, पढ़ा लिखा, इस तरह के अगर आपको शब्द देखने को मिलेंगे अंत में तो वहाँ पे सामान्य भूतकाल होगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो आया गया गई ये सब जो है सामान्य भूत में आ जाएंगे। और भूतकाल की बात करते हैं तो 6 भेद होते हैं, एक तो आपका सामान्य भूत हो गया और दूसरा आपका हो जाएगा आसन्न भूत। आसन्न भूत तो इसमें जो है अभी हाल ही में, अभी मतलब तुरंत कोई चीज़ भूतकाल में हुई हो तो वहाँ पे होता है आसन्न भूत। जैसे कि मैंने आम खाया है, तो यानी कि अभी अभी खा के ख़त्म किया है, मैंने आम खाया है, तो ये आसन्न भूत हो जाएगा। और तीसरा आपका हो जाता है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत में क्या होता है, पूर्ण भूतकाल में इसमें काम भूतकाल में पूरा हो चुका होता है, जैसे कि राम जा चुका था, जैसे कि राम जा चुका था, या सीता खाना खा चुकी थी, तो ये सब जो है पूर्ण भूत में आ जाते हैं। चौथा हो जाता है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में जो है भूतकाल में कोई ऐसा काम जो चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था, जैसे कि बच्चा रो रहा था तो उसका रोने का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, रोने का काम अभी चल ही रहा था, जैसे कि बच्चा रो रहा था, या श्याम सो रहा था, तो ये अपूर्ण भूत में आ जाएगा। और पांचवा हो जाएगा संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में क्या होता है, भूतकाल में जो है संदेह होता है किसी कार्य के होने में, जैसे कि वो लिख चुका होगा, वो लिख चुका होगा। अब यहाँ पे 100% आप नहीं कह सकते कि उसने लिख लिया है, वो लिख चुका होगा, तो संभावना यहाँ पे प्रकट की जा रही है, यानी कि मामला संदेह वाला है, तो यहाँ पे संदिग्ध भूत हो जाएगा। और छठवां हो जाता है हेतु हेतु मद भूत। हेतु हेतु मद भूत, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है शर्त होती है, जैसे कि यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो पास हो जाते, तो इसमें ऐसा होता है कि कोई काम भूतकाल में होना था लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, कोई शर्त थी और वो शर्त नहीं पूरी हुई इसलिए वो काम भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जैसे कि यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो पास हो जाते, तो इस तरह के जो है वाक्य इसमें आ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है सामान्य भूतकाल इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, तो ये देखिए अरविंद, अरविंद मतलब क्या होता है, कमल। ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद मतलब शिशु का बहुवचन हो जाएगा शिशुवृंद, यानी शिशुओं का समूह। तो अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, तो शिशुवृंद यानी शिशुओं के समूह की तुलना किससे की जा रही है, अरविंद यानी कि कमल से। तो यहाँ पे जो है अरविंद हो जाएगा उपमान, जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। तो शिशुवृंद की तुलना की जा रही है किससे, कमल से, तो शिशुवृंद हो जाएगा उपमेय। और जिससे तुलना की जा रही है तो कमल से तुलना की जा रही है, तो या अरविंद से, तो अरविंद जो है क्या हो जाएगा, उपमान। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वाचक शब्द क्या होता है, तो जो तुलना करने वाले शब्द होते हैं, तो यहाँ पे से, तो सा सी से या सदृश या सरिस, ये सब जो शब्द होते हैं ये वाचक शब्द होते हैं, तो से जो है यहाँ पे वाचक शब्द हो जाएगा। और साधारण धर्म क्या होता है, तो साधारण धर्म जो है जो दोनों में कॉमन होता है, यानी कि जिस जो उपमेय होता है और जो उपमान होता है इन दोनों में जो कॉमन होता है। तो अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, यहाँ पे सोने का जो कार्य है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे ये जो है साधारण धर्म हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो है उपमान इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे अलंकार कौन सा होगा,
तो उपमा अलंकार, जहाँ पे जो है उपमेय की तुलना की जाती है उपमान से, वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें जो है सा, सी से या सदृश, सरिस ऐसे शब्द आपको जहाँ पे देखने को मिल जाए वहाँ पे उपमा ही होता है। और यहाँ पे कौन सा उपमा होगा, तो उपमा के जो है दो भेद होते हैं, एक जो है पूर्ण उपमा और एक जो है लुप्त उपमा। लुप्त उपमा, तो पूर्ण उपमा में जो जहाँ पे चारों चीज़ें होती हैं, यानी कि वाचक शब्द और उपमान और उपमेय और साधारण धर्म, जहाँ पे चारों होंगे वहाँ पे जो है पूर्ण उपमा हो जाएगा। और जहाँ पे इनमें से कोई भी एक नहीं होगा वहाँ पे लुप्त उपमा हो जाएगा। तो इसमें जो है अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, इसमें तो चारों हैं, तो ये जो है पूर्ण उपमा हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। तो पुल्लिंग आपको बताना है चिड़िया, तो चिड़िया उड़ गई या उड़ गया, उड़ गई, तो ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। भुजा, तो मेरी भुजा या मेरा भुजा, मेरी भुजा होता है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। जाति, तो मेरी जाति या मेरा जाति, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, मेरी जाति होता है। ऑप्शन डी क्रोध, तो क्रोध आ गई या क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। ऑप्शन डी यहाँ पे ये जो है पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। दिए गए ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब क्या होता है, ऊपर, ऊर्ध्व का विलोम होता है अधा, अधा मतलब नीचे। अल्प जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रचुर मतलब काफी और अल्प मतलब थोड़ा, तो अल्प जो है इसका राइट आंसर होगा। मृदुल, मृदुल का विलोम क्या होगा, कठोर। और निम्न का क्या हो जाएगा, उच्च। तो फिलहाल यहाँ पे अल्प जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो बंधु ये नहीं होगा, बंधुवर्ग या बंधुएं या बंधुगण। तो बंधु का जो है बहुवचन हो जाएगा बंधुवर्ग। तो कुछ शब्द होते हैं जिनका बहुवचन हम जन लगा करके बना सकते हैं या गण लगा करके बना सकते हैं या वर्ग लगा करके, या जो है लोग, ये सब शब्द लगा करके कुछ शब्दों का बहुवचन बनाते हैं। जैसे जन लगा करके हम बनाते हैं वृद्धजन, वृद्धजन हो जाता है, या भक्तजन। और गण लगा करके जैसे कि भक्तगण भी होता है, भक्तजन भी होता है, भक्तगण भी होता है, या मित्रगण। और वर्ग लगा करके तो आपका बंधु वर्ग हो गया, या छात्र वर्ग हो जाता है, छात्र वर्ग, या छात्र गण भी होता है, गण भी लगा करके बना सकते हैं छात्र का बहुवचन, और वर्ग भी लगा करके बना सकते हैं। और लोग लगा करके तो जैसे नेता लोग, नेता लोग, या मजदूर लोग, तो इस तरह से बहुवचन बना सकते हैं। इसके अलावा वृंद लगा करके भी बनाया जाता है, जैसे कि मुनि वृंद, मुनि वृंद या नारी वृंद, या अभी शिशु वृंद आया था, तो इस तरह से वृंद लगा करके भी बनाया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे बंधु का क्या हो जाएगा, बंधु वर्ग। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। दिए गए हैं महादेवी वर्मा, इनकी रचना दी गई है ययाति। तो महादेवी वर्मा की रचना ययाति, ये जो है इनकी रचना नहीं है। ययाति ये जो है किसकी रचना है, तो ये वी.एस. खांडेकर, वी.एस. खांडेकर की रचना हो जाती है ययाति। तो ये तो सही सुमेलित नहीं है। नासिरा शर्मा की दिए गए है जिया हट, तो ये नासिरा शर्मा की नहीं है, जिया हट। और जिया हट जो है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। जयशंकर प्रसाद की दिए गए है यामा, तो यामा जो है किसकी है, ये है महादेवी वर्मा की। यामा जो है किसकी है, महादेवी वर्मा की है, ना कि जयशंकर प्रसाद की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचना चिदम्बरा, जो कि एक कविता संग्रह है, कविता संग्रह हो जाती है। तो यही जो है इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा अगर सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं की बात करते हैं तो इनका जो है, इनकी रचना हो जाती है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद याद रखेंगे। और इसके अलावा जो है इनकी ग्रंथि, ग्रंथि इनकी महत्वपूर्ण रचना है, वीणा हो जाएगी। और इसके अलावा पल्लव, पल्लव इनकी रचना हो जाएगी, और गुंजन। तो ये जो है इनकी जो है कुछ प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं, किसकी, सुमित्रानंदन पंत जी की। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है।
उन्नत क्या है, विशेष है या प्रतिविशेषण या विशेषण या क्रिया विशेषण। तो उन्नत क्या हो जाएगा, उन्नत जो है हो जाएगा विशेषण। ठीक है, उन्नत के आगे आप कोई संज्ञा लगा कर देख सकते हैं, जैसे कि उन्नत पहाड़ या उन्नत मस्तक, और ये जो है ये भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण का प्रकार हो जाएगा, क्योंकि संख्यावाचक या परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण तो है नहीं, तो जो इसके अलावा बचता है वो सब चला जाता है गुणवाचक में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये है मन में कुछ बाहर कुछ नहीं होगा। मूर्ख और गुणवान का समान आदर, मूर्ख और गुणवान का समान आदर, तो इसके लिए जो है लोकोक्ति हो सकती है अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के सिर भाजी टक्के सिर खाजा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है। तो विकर्ण का विपरीतार्थी यानी कि विलोम आपको बताना है क्या होगा। विकर्ण, विकर्ण मतलब क्या होता है, विभक्त यानी बटा हुआ। विकर्ण का मतलब क्या होता है, विभक्त। तो एकत्र, एकत्र मतलब इकट्ठा, तो यही जो इसका राइट आंसर है। विकर्ण मतलब बटा हुआ और एकत्र मतलब इकट्ठा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। बाकी वितरण, तो वितरण मतलब बांटना होता है, तो ये नहीं होगा। भीतर, भीतर का विलोम क्या हो सकता है, भीतर मतलब अंदर, तो भीतर का विलोम क्या हो जाएगा, बाहर। और विस्तार, विस्तार का क्या हो जाएगा, संक्षेप। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची बताना है, प्रत्युत्तर या भनभनाहट, तो भनभनाहट नहीं होगा। बदस्तूर का मतलब क्या होता है, बदस्तूर मतलब होता है पहले की तरह, पहले की तरह, तो ये भी नहीं होगा। यथा नियम मानी, नियम के अनुसार, तो ये भी नहीं हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर। तो प्रतिक्रिया का विलोम क्या हो जाएगा, सॉरी पर्यायवाची प्रत्युत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा प्रतिक्रिया का पर्यायवाची क्या हो सकता है, प्रतिकार हो सकता है, प्रतिकार हो जाएगा, या अनुक्रिया हो जाएगा, अनुक्रिया या प्रत्याघात, प्रत्याघात या बदला, तो ये सब जो है प्रतिक्रिया के क्या हो सकते हैं, पर्यायवाची। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। दिया गया है पुलिस ने चोरी के भ्रम में गणेश को पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी के भ्रम में, तो चोरी के भ्रम में नहीं होता, चोरी के अपराध में। पुलिस ने चोरी के अपराध में गणेश को पकड़ लिया, तो ये जो है अशुद्ध है। यद्यपि उन्होंने बुलाया था किंतु मैं नहीं गया, तो क्या ये शुद्ध है। तो दोस्तों यद्यपि के साथ लगेगा तथापि, यद्यपि उन्होंने बुलाया था किंतु की बजाय यहाँ पे होगा तथापि, तथापि मैं नहीं गया। और फिर देखिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, और यहाँ पे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर देखा है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया, तो यहाँ पे गंवा दिया इसका मतलब ये होता है कि बेकार में गंवा देना, यहाँ पे व्यर्थ लगाने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अनावश्यक शब्द हो जाएगा व्यर्थ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र ही जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अन्योक्ति अलंकार या अतिशयोक्ति या रूपक या उपमा। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। दिया गया है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई, लंका शीघ्र ही जल गई यानी सारी लंका पूरी जल गई, गए निशाचर भाग और सारे राक्षस भाग गए। तो यहाँ पे बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा के कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी, और आग लगी भी नहीं थी और लंका भी जल गई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, पहले आग लगेगी फिर वो जलाएंगे तब लंका जलेगी। तो यहाँ पे जो है अतिशयोक्ति अलंकार, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण क्या होगा। दिया गया है पावित्र, तो पावित्र तो कोई शब्द होता नहीं है, पवित्र आत्मा, तो विशेषण के साथ हम संज्ञा लगाएंगे, पवित्र आत्मा व्यक्ति, तो यहाँ पे सेंस बनेगा नहीं। और पवित्र, तो पवित्र व्यक्ति हम कह सकते हैं,
सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा पवित्र। ये जो क्या है विशेषण, पवित्रता यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है और उसका विशेषण हो जाएगा पवित्र। यहाँ पे देखा पवित्रतम, तो पवित्रतम भी विशेषण है लेकिन ये जो है पवित्रता का विशेषण नहीं होगा, ये जो है पवित्र की उत्तमावस्था हो जाएगी। विशेषण की जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक जो है मूलावस्था, मूलावस्था जो है पवित्र हो जाएगा, और फिर जो है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था जब 2 चीज़ों में तुलना की जाती है, एक जो है दूसरे से अच्छा होता है तो उसके लिए उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए जो है पवित्रतर हो जाएगा, पवित्रतर। जैसे कि राम श्याम से पवित्रतर है, यानी कि उससे ज़्यादा पवित्र है। और तीसरा हो जाएगा उत्तमावस्था, जहाँ पे कई चीज़ों के बीच में तुलना होगी, कोई जो है सबसे बेस्ट होगा। उत्तमावस्था यानी कि हम कह सकते हैं राम पवित्रतम है, यानी कि राम जो है सबसे पवित्र है, तो पवित्रतम। ठीक है, तम लगा होगा तो उत्तमावस्था, और त लगा होगा तो उत्तरावस्था, और मूलावस्था जो है पवित्र हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो हर कोई जो है किस तरह का शब्द है? सदैव बहुवचन या एक वचन या बहुवचन या सदैव बहुवचन? तो हर कोई ये जो है हर कोई या हर एक या प्रत्येक, तो ये सब जो है कुछ शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सदैव एक वचन। और इसके अलावा सदैव एक वचन वाले शब्द कौन से होते हैं? जनता, जनता जो है सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। पुलिस, पुलिस आ गई। सभा, सभा समाप्त हुई। तो ये सब जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। सभा हो गया, सेना हो गई, सेना जा रही है ना कि जा रही हैं, सेना। संसद, पानी, वर्षा, तो ये सब हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। और इसके अलावा हर या हर एक या प्रत्येक या हर कोई, ये सब भी सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ये है जुराब। तो जुराब, जुराब आप क्या कहेंगे? मेरी जुराब या मेरा जुराब? जुराब मतलब क्या होता है? मोजा। तो मेरी जुराब होता है ना कि मेरा जुराब, और यही जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। घाघरा, तो घाघरा आप क्या कहेंगे? सिल गई या सिल गया? घाघरा सिल गई नहीं कहेंगे, घाघरा सिल गया, तो ये जो है पुल्लिंग हो जाएगा। या अच्छा घाघरा कहेंगे ना कि अच्छी घाघरा। पजामा, तो क्या कहेंगे? मेरा पजामा या मेरी पजामा? तो यहाँ पे जो है पजामा भी पुल्लिंग होगा, मेरा पजामा होता है, या अच्छा पजामा या पजामा फट गया, ऐसा कह सकते हैं। कसीदाकार भी पुल्लिंग होता है, कसीदाकार, कलाकार, ये सब पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग ऑप्शन ए हो जाएगा जुराब। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है? तो इसमें से कौन सा शब्द जो कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है बताना है। पीयूष, पीयूष अमृत का पर्यायवाची होता है। मधु भी होता है, सोम भी होता है। सहकार नहीं होता, सहकार जो है ये होता है आम का पर्यायवाची। और इसके अलावा आम के पर्यायवाची आप याद रखेंगे, रसाल, रसाल भी आम का पर्यायवाची होता है। और पियुम्बु, पियुम्बु हो जाएगा। और इसके अलावा पिक बंधु, पिक बंधु हो जाएगा जो कि आम का पर्यायवाची है। और इसके अलावा जो है फल श्रेष्ठ, फल श्रेष्ठ, तो ये जो है कुछ हो जाते हैं आम के पर्यायवाची। बाकी पीयूष, मधु, सोम, और इसके अलावा सुधा और अमी, तो ये सब जो है अमृत के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो यहाँ पे सहकार इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? पुष्पांजलि, पुष्पांजलि ये जो है बिल्कुल सही लिखा है। निरापराध, तो निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध। तो यहाँ पे ये जो है सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भास्कर जो है सही लिखा है। उज्जवल, तो उज्जवल में याद रखेंगे दोनों जा आधे होते हैं, तो ये भी सही लिखा है। और इसके अलावा बताइए जो है कुछ शब्द यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, अहिल्या, और इसके अलावा गृहिणी, और इसके अलावा अंधेरा, और सदृश्य, सदृश्य, और इसके अलावा अंतर्गत। तो इसमें जो है सही वर्तनी इसमें से किसकी है? अहिल्या, तो अहिल्या यहाँ पे ये जो है इसकी गलत वर्तनी है। अहिल्या जो है नहीं होता, अहल्या होता है, अहल्या।
और गृहिणी, तो गृहिणी भी यहाँ पे गलत है। ये जो है गृहिणी की गृहिणी होता है, ये जो है सही वर्तनी हो जाएगी। अंधेरा, तो यहाँ पे अंधेरा में जो है चांद बिंदी होती है, तो यहाँ पे चांद बिंदी होगी। सदृश्य, सदृश्य नहीं होता, सदृश होता है, सदृश। और अंतर्गत, तो यहाँ पे अंतर्गत भी गलत लिखा हुआ है, अंतर्गत। ये जो आधारा होता है इसका उच्चारण जहाँ पे होता है उसके अगले अक्षर पर जो है आधारा लगता है, तो अंतर्गत ये जो है सही वर्तनी होगी। तो फिलहाल यहाँ पे जो है निरापराध इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? दिया गया है देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो पदबंध क्या होता है? पदबंध तो जब दो या अधिक पद मिलकर के एक पद की तरह कार्य करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पदबंध। दो या दो से अधिक पद जब एक पद का कार्य करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पदबंध हो जाएगा। और पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो 4 तरह के पदबंध होते हैं। एक जो है क्रिया विशेषण पदबंध या इसको अव्यय पदबंध भी कहते हैं, और दूसरा संज्ञा पदबंध हो गया, सर्वनाम पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, और एक जो है हो जाएगा विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध, तो जो पदबंध क्रिया विशेषण की तरह कार्य करेगा वो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। संज्ञा की तरह कार्य करेगा तो संज्ञा पदबंध। इसी तरह से सर्वनाम और क्रिया और विशेषण पदबंध हो जाते हैं। अब यहाँ पे देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। देश भर के युवा, तो ये जो है संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो वाच्य जो है कितने तरह के होते हैं? वाच्य 3 तरह के होते हैं। एक जो है कर्तवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, यानी क्रिया जो है कर्ता के अनुसार आती है। और दूसरा जो है हो जाएगा, एक जो है कर्तवाच्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कर्मवाच्य जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार आती है, कर्म की प्रधानता होती है। और तीसरा जो है भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है। और इसमें जो है भाववाच्य में क्या होता है, इसमें ज़्यादातर असमर्थता प्रकट की जाती है, या कभी कभी समर्थता जहाँ पे दिखाई जाए वहाँ पे भी भाववाच्य होता है। जैसे कि मुझसे बैठा नहीं जाता, ये जो है भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असमर्थता प्रकट की जा रही है, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये जो है भाववाच्य हो जाएगा। पत्र लिखा जाता है, तो पत्र यहाँ पे क्या है? कर्म। पत्र लिखा जाता है और लिखा जाता है, क्रिया आई है पत्र के अनुसार। अब यहाँ पे जो है चिट्ठी होता तो चिट्ठी को कहना पड़ता चिट्ठी लिखी जाती है, तो पत्र के अनुसार यहाँ पे क्रिया आ रही है कर्म के अनुसार, तो ये जो है कर्मवाच्य हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, तो अब यहाँ पे पढ़ता है, ये राम के अनुसार है। राम क्या है? कर्ता। कर्ता के अनुसार जब क्रिया आएगी तो वहाँ पे कर्तवाच्य होगा, कर्तवाच्य हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे सीता होता तो सीता पुस्तक पढ़ती है करना पड़ता, सीता पत्र लिखती है, ये भी कर्तवाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लिखती है किसके अनुसार आया? सीता के अनुसार, तो यहाँ भी कर्तवाच्य हो जाएगा। तो कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, पत्र लिखा जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? वेदना, तो मेरी वेदना या मेरा वेदना, मेरी वेदना होता है, ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि यही जो है इसका राइट आंसर होगा। अध्याय, अध्याय समाप्त हुआ या समाप्त हुई? अध्याय समाप्त हुआ, पुल्लिंग हो जाएगा। त्याग, तो मेरा त्याग ना कि मेरी त्याग, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। नेत्र, तो मेरे नेत्र ना कि मेरी नेत्र, क्या उसके नेत्र कहेंगे या उसका नेत्र कहेंगे, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वेदना इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, जो राउर अनुशासन पाऊं कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमी डारू फोरी, सको मेरु मूले यू तोरी। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है किस रस का उदाहरण होगा? अद्भुत या करुण या वीर या रौद्र। तो ये जो प्रसंग है ये जो है स्वयंवर के समय का है, सीता के स्वयंवर का समय का है, जब जनक परेशान हो जाते हैं क्योंकि धनुष टूट नहीं रहा है किसी से, तो वो कहते हैं क्या इस दुनिया में कोई वीर नहीं बचा है जो इस धनुष को तोड़ सके? तो लक्ष्मण को आ जाता है गुस्सा, तो वो कहते हैं क्या? जो राउर अनुशासन पाऊँ, यानी कि अगर मैं आपका अनुशासन यानी कि आज्ञा में अगर आपकी पा जाऊँ तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊँ। कंदुक मतलब गेंद, गेंद की तरह ब्रह्मांड को मैं उठा सकता हूँ। कांचे घट जिमी डारू फोरी, यानी कांच के घड़े के समान जो है मैं क्या करूँगा? इसको फोड़ डालूंगा ब्रह्मांड को। सको मेरु मूले इव तोरी, मेरु यानी मेरु पर्वत, मेरु पर्वत को जो है मूली की तरह मैं क्या कर सकता हूँ? तोड़ सकता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुस्से में कह रहे हैं, और गुस्सा जो है या क्रोध ये किस रस का स्थायी भाव होता है? रौद्र रस का। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, रौद्र रस। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, दिया गया है उप विराम का चिन्ह कौन सा है? उप विराम का चिन्ह आपको बताना है। तो यहाँ पे ये जो है उप विराम का चिन्ह हो जाएगा। उप विराम चिन्ह इसका प्रयोग होता है ज़्यादातर शीर्षक के लिए, निबंध या पुस्तक का शीर्षक के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, या कोई भी हेडिंग देना हो जैसे उदाहरण, और उसके बाद जो है उप विराम का चिन्ह लगा देंगे, और फिर जो भी उदाहरण देना है आपको जो है वो आप दे सकते हैं। तो उप विराम जो कि शीर्षक के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, और ये जो है इसका चिन्ह होता है, और यही जो इसका राइट आंसर है। बाकी ये जो है क्या है? ये है अर्धविराम। अर्धविराम, और ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये जो है अल्पविराम। अल्पविराम जो है जहाँ पे बिल्कुल जरा सा रुकना होता है वहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। और पूर्ण विराम जहाँ पे पूरी तरह से वाक्य में रुका जाता है वहाँ पे पूर्ण विराम होता है, लेकिन जहाँ पे अल्पविराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुका जाता है वहाँ पे होता है अर्धविराम। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। उप विराम का चिन्ह कौन सा है? ये जो है दो बिंदी क्या होती है? उप विराम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये आदिकाल के हैं, या भक्तिकाल, या रीतिकाल, या आधुनिक काल? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास ये सभी भक्तिकाल के कवि हो जाते हैं। और इसके अलावा रसखान भी भक्तिकाल के हो जाएंगे, मीराबाई मीरा हो जाएंगी। और इसके अलावा कृष्णदास और चतुर्भुज दास हो गए, चतुर्भुज दास। और इसके अलावा नंददास। तो ये सभी जो है क्या हो जाते हैं? भक्ति काल के कवि हो जाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अजंत का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा? अजा धन अंत तो नहीं होगा, अज धन अंत भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, अच धन अंत। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। और यहाँ पे कौन सी संधि है? तो इधर है व्यंजन। तो जब किसी व्यंजन का मेल होगा व्यंजन से या स्वर से तो बनेगा व्यंजन संधि। यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। और व्यंजन संधि का यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? तो दोस्तों यदि कोई स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर है, किसी भी स्पर्श व्यंजन जो वर्ग वाले व्यंजन होते हैं, का, चा, टा, ता, पा वर्ग वाले, तो किसी वर्ग का अगर पहला अक्षर है, प्रथम वर्ण है, और इसका अगर मेल होगा किसी भी वर्ग के तीसरे अक्षर से, किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से, या जो है इसके अलावा स्वर से, कोई भी स्वर से अगर मेल होगा, या इसके अलावा किसी भी अंतस्थ व्यंजन से। अंतस्थ व्यंजन आपको पता है कि या, रा, ला और वा, ये जो है चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अगर इनसे मेल होगा तो जो किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है ये किस में बदल जाएगा? उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अच, और यहाँ पे चा वर्ग का ये पहला अक्षर है, और इसके बाद क्या है? स्वर। तो स्वर हो या तीसरा या चौथा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो तो यही रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे अच धन अंत, इसी वर्ग का जो है जो चा है ये इसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अज अंत। और यहाँ पे ये जो आधा जा है इसके साथ छोटा आ मिलेगा तो बन जाएगा पूरा जा। ठीक है, तो इसको जो है मिला के लिखेंगे तो अजंत बन जाएगा। ठीक है, अजंत, अच धन अंत क्या बन जाएगा? अजंत। या जो है इसका और अगर उदाहरण लेते हैं, जैसे कि वाक धन धारा, तो वाक यहाँ पे जो है का वर्ग का पहला अक्षर हो गया, और इधर ता, था, दा, धा, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो ये चौथा वर्ण है, तो यही रूल लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब ये का जो है तीसरे अक्षर में बन जाएगा उसी वर्ग के, तो का, खा, गा, आधा गा में बदल जाएगा। और धारा, वाग धारा हो जाएगा। वाग धन धारा क्या बन जाएगा? वाग धारा। जैसे कि सठ धन आनंद, सठ धन आनंद। तो यहाँ पे ये भी टावर का पहला अक्षर है और स्वर से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, तो बन जाएगा आधा डा। लेकिन आ मिलेगा आधा डा से तो बन जाएगा पूरा डा, और आ की मात्रा लग जाएगी सदा नंद। ठीक है, या जो है एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि उत धन योग, एक जो है अंतस्थ वाला एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो यहाँ पे जो है टावर का ये पहला अक्षर है और इधर जो है अंतस्थ है या, तो यहाँ भी यही रूल लग जाएगा
उद्धन योग क्या बनेगा? उद्योग। ओ और यहाँ पे टावर का तीसरा अक्षर बन जाएगा आधा दा, उद्योग। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या जो है मिला के लिखेंगे तो उद्योग, इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दिया गया है नदी, तो नदी और नदियाँ एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। साधु, साधुजन और साधु दोनों में प्रयोग हो सकता है। प्रत्येक, तो प्रत्येक जो है हमेशा एक वचन, हमेशा जो है एक वचन में प्रयोग होता है। दर्शन, तो दर्शन जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर, इसके अलावा प्राण या आंसू या बाल, या इसके अलावा होश, होठ या समाचार, और इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला, और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? दिया गया है शौर्य, तो शौर्य मतलब क्या होता है? वीरता। इसका विलोम क्या हो जाएगा? शौर्य का विलोम हो जाएगा कायरता। उपहास, उपहास का मतलब क्या होता है? हंसते हुए निंदा। उपहास करना यानी कि किसी की हंसते हुए निंदा करना, तो इसका विलोम क्या हो सकता है? प्रशंसा हो सकता है। और रुदन, रुदन यहाँ पे राइट आंसर होगा। हास मतलब हंसी और रुदन मतलब रुलाई, उसी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाकी हास जो है इसका तद्भव हो जाएगा, तो यहाँ पे रुदन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।